नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल सिंह बड़ौदा आज आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ लवणीय क्षारीय मृदाएं। इससे पहले अपन ने प्रॉब्लमेटिक सॉइल जो समस्याग्रस्त मृदाएं पढ़ी थी उसमें पहले पढ़ा था अम्लीय मृदाएं। आज अपन पढ़ेंगे लवणीय क्षारीय मृदाएं। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने पढ़ा था अम्लीय मृदा किसे कहते हैं, अम्लीय मृदा बनने के कारण, अम्लीय मृदा कितने प्रकार की होती है और अम्लीय मृदाओं का सुधार कैसे करते हैं, जो आपने इससे पहले वीडियो में पढ़ा है। वो क्या पढ़ा था, अम्लीय मृदा किसे कहते हैं जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। आज अपन पढ़ेंगे कि लवणीय मृदा किसे कहते हैं, लवणीय मृदा का पीएच मान कितना होता है, क्षारीय मृदा का पीएच मान कितना होता है, लवणीय मृदा बनने का क्या कारण है। जैसे अम्लीय मृदा बनने का कारण क्या था कि अधिक नमी वाले क्षेत्रों में कौन सी मृदा बनती है, तो अम्लीय मृदा, और अधिक सूखे वाले क्षेत्रों में कौन सी मृदा बनेगी, या वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में कौन सी मृदा बनेगी, तो वो लवणीय क्षारीय मृदा। तो इसके बारे में अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करें लवणीय क्षारीय मृदाएं। तो लवणीय व क्षारीय मृदाएं अपने भारत में लवणीय व क्षारीय मृदाओं का कितना क्षेत्रफल है। जैसे अपन बात करते हैं कि अम्लीय मृदाओं का भारत में जो क्षेत्रफल है 48 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है, 48 मिलियन हेक्टेयर। और जो बात करेंगे लवणीय व क्षारीय मृदाओं का जो भारत में क्षेत्रफल है वो कितना है, 86 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले देखो, भारत में 86 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में लवणीय क्षारीय मृदाएं पाई जाती हैं। भारत में 86 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में लवणीय क्षारीय मृदाएं पाई जाती हैं। और भारत में सबसे ज्यादा जो लवण प्रभावित मृदाओं का क्षेत्रफल है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। भारत में सबसे ज्यादा लवण प्रभावित मृदाओं का जो क्षेत्रफल है वो कहां पे है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। जो कितना है क्षेत्रफल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका क्षेत्रफल 12.95 लाख हेक्टेयर है। कितना है, 12.95 लाख हेक्टेयर। अब दोस्तों ये यूनिट है वो लाख हेक्टेयर में है। अगर एग्जामिनर लाख हेक्टेयर में न देके मिलियन हेक्टेयर में पूछ ले तो वो कितना आएगा, 1.29 मिलियन हेक्टेयर। कितना आएगा, 1.29 मिलियन हेक्टेयर होगा। ठीक है। अब यहां बात करेंगे दूसरा स्थान, तो दूसरा गुजरात का है 12.14 लाख हेक्टेयर। 12.14 लाख हेक्टेयर। वही मिलियन हेक्टेयर की बात करेंगे तो 1.21 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 3 बात करेंगे, तीसरा स्थान है पहला उत्तर प्रदेश राज्य का, दूसरा पश्चिम गुजरात का और तीसरा पश्चिम बंगाल राज्य का है। तो पश्चिम बंगाल राज्य का जो क्षेत्रफल है लवणीय क्षारीय मृदाओं का वो कितना है, 8.50 लाख हेक्टेयर। इसका जो मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0.85 मिलियन हेक्टेयर। लाख हेक्टेयर में ज्यादातर पूछते, लेकिन एग्जामिनर क्या पता अगर मिलियन हेक्टेयर में पूछ ले। नेक्स्ट बात करेंगे चौथा स्थान, तो राजस्थान का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लवणीय क्षारीय मृदाओं में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो वो चौथा स्थान है। अपने 12th की बुक में भी ये पूरा सारणी बना के दिया हुआ है, जिसमें तो पूरे लगभग सारे राज्य दे रखे हैं, लेकिन अपने डिटेल से जो पढ़ेंगे उसमें 4 राज्य के बारे में अपने राजस्थान तक पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे प्रथम स्थान जो लवणीय क्षारीय मृदाओं में उत्तर प्रदेश राज्य का है, जिसका जो क्षेत्रफल है 12.95 लाख हेक्टेयर है। दूसरा स्थान गुजरात का है जो 12.14 लाख हेक्टेयर है। तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है जो 8.50 लाख हेक्टेयर है। और चौथा स्थान राजस्थान का है जिसका क्षेत्रफल 7.28 लाख हेक्टेयर है। और दोस्तों अगर 7.28 लाख हेक्टेयर नहीं आता है तो बहुत सी बुकों में दे रखा है वो 11 लाख हेक्टेयर दे रखा है, 11 लाख हेक्टेयर। लेकिन ज्यादातर अपन जो सही मानेंगे वो 7.28 लाख हेक्टेयर को ही सही मान के चलेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे लवणीय क्षारीय मृदाएं बनने के कारण। लवणीय क्षारीय मृदाएं बनने के कारण कि किन किन कारणों से लवणीय क्षारीय मृदाएं बनती हैं, क्या कारण है लवणीय क्षारीय मृदाओं बनने का। तो लवणीय क्षारीय मृदाएं बनी जैसे वर्षा की कमी, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में तो कौन सी मृदा बनती है, तो वो तो इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि अम्लीय मृदा बनती है। और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मृदा बनती है, तो वो कौन सी बनेगी, लवणीय क्षारीय मृदा। अर्थात सूखे क्षेत्रों में कौन सी मृदा बनती है, तो कौन सी मृदा बनेगी, लवणीय क्षारीय मृदा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये मृदाएं भारत में उष्ण अथवा शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में बनती है। उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में या शुष्क या अर्ध शुष्क वाले क्षेत्रों में लवणीय क्षारीय मृदा बनती है। नेक्स्ट बात करेंगे जल निकास की कमी। अब जल निकास क्या होता है, वाटर ड्रेनेज, मतलब अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकालना। जल निकास वाटर ड्रेनेज क्या होता है, खेत में जो अतिरिक्त जल है, जैसे अपने को जितना सफिशिएंट है उतना अपन ने ले लिया वो ठीक है, जितना चाहिए अपने को अपनी फसल के लिए उतना अपन ने यूटिलाइज कर लिया। अगर इससे एक्स्ट्रा जो पानी है उसको बाहर निकालेंगे, उस क्रिया को अपन वाटर ड्रेनेज, जल निकास कहते हैं। और दोस्तों जल निकास से यहाँ तात्पर्य क्या है, लवणीय क्षारीय मृदाओं में
जैसे मान लो अगर अपन खेत से अतिरिक्त जल को बाहर नहीं निकालेंगे तो जो भी साल्ट कंटेंट है, जैसे सोडियम आयंस है, अगर सोडियम आयंस की अधिकता है मृदा में तो वहां लवणीय क्षारीय मृदा बनेगी। तो वो क्या होगा कि वो ऊपर रहेगा। अगर अपन जैसे जल निकास के माध्यम से अगर निकालना चाहें तो वो पानी के साथ घुल के बाहर तो जाएगा, तो इसलिए लवण कंटेंट कम तो होगा। इसलिए वाटर ड्रेनेज जो क्रिया है, जल निकास है, उसको अपनाना चाहिए। अगर जल निकास कम अपनाएंगे तो अपने में जो अपनी मृदा है वो लवणीय क्षारीय होगी। नेक्स्ट बात करेंगे अधिक लवणीय व खारे जल से सिंचाई। अगर कोई भी साल्ट कंटेंट वाला पानी है उससे अगर लगातार अपन सिंचाई जल देते रहेंगे खेत में तो साल्ट की मात्रा बढ़ेगी, जिससे लवणीय क्षारीय मृदाएं बनेगी। जैसे जो बात करें अपन, जो सांबर वाला क्षेत्र है उधर साल्ट ज्यादा होता है, तो उधर के क्षेत्र में जैसे बात करें गेहूं बहुत कम होता है, वहां के लोग अगर जो ग्रो करते हैं तो जौ सर्वाधिक होता है। क्यों? क्योंकि जो सर्वाधिक लवण सहनशील फसल है वो अपनी जौ ही है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मृदा प्रोफाइल की कठोर परत का होना। मृदा प्रोफाइल क्या होता है वो आपको मैंने पहले वीडियो में पढ़ा दिया है, आप देख लेना पहले भी। तो मृदा प्रोफाइल क्या है? अगर मृदा प्रोफाइल जो खेत में जो अपन खुदाई करेंगे तो उसमें प्रोफाइल की अलग अलग लेयर है वो कठोर परत होगी, तो जो भी लवण है वो नीचे की परतों में लीच होके नहीं जाएंगे, लीचिंग क्रिया द्वारा नीचे की परतों में नहीं जाएंगे, और साल्ट कंटेंट ऊपर एकता रहेगा, वो नीचे की परतों में लीच नहीं होगा, तो साल्ट की मात्रा खेत में बढ़ जाएगी और लवणीय क्षारीय मृदाएं बनने के आसार हो जाएंगे। ठीक है। तो मृदा प्रोफाइल की कठोर परत होने से लीचिंग क्रिया नहीं होगी खेत में, और लीचिंग क्रिया नहीं होगी तो साल्ट कंटेंट लीच होके नीचे की परतों में नहीं जाएंगे, जिससे ऊपर की परतों में साल्ट की मात्रा अधिक रहेगी, और साल्ट की मात्रा अधिक रहेगी तो लवणीय क्षारीय मृदाएं बनने के आसार सर्वाधिक होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे क्षारीय उर्वरकों के अधिक प्रयोग से। लगातार अपन क्षारीय उर्वरक देते रहेंगे, जैसे सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, बेसिक स्लैग, या जैसे हड्डी का चूर्ण, ये सारे अगर फर्टिलाइजर अपन लगातार अपने खेत में प्रयोग करते रहेंगे तो अपने खेत में क्षार की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी, और क्षार की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी मतलब साल्ट की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी, तो लवणीय क्षारीय मृदाएं अधिक बनेगी। तो दोस्तों ये लवणीय क्षारीय मृदाएं बनने के कारण थे जो यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मृदा बनती है, तो अम्लीय मृदा, और वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में कौन सी मृदा बनती है, तो वो लवणीय क्षारीय मृदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुन लेना। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कहाँ कंफ्यूज हो गए, जो टेबल है अपनी लवणीय क्षारीय मृदाओं की वो भी बहुत इजी वे में बताऊंगा। आप लोगों ने एक बार नहीं 1000 बार पढ़ लिया होगा, लेकिन आज इस वीडियो में आप देखोगे, जो टेबल के माध्यम से मैं समझाने जा रहा हूं उसको आप अच्छे से देखना, उसको समझना। कभी भी इस वीडियो में देख लोगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन जो लवणीय क्षारीय मृदाएं हैं। जो लवणीय क्षारीय मृदाओं में बात करें कि जो बात करेंगे कि लवणीय मृदाओं को अपन ऊसर मृदा भी कहते हैं। जैसे लवणीय क्षारीय मृदाओं, लवणीय मृदा को सफेद ऊसर मृदा कहते हैं, या क्षारीय मृदा को काली ऊसर मृदा कहते हैं। तो लवणीय मृदा को ऊसर मृदा कहते हैं, लवणीय क्षारीय मृदाओं को क्या कहते हैं? ऊसर कहते हैं। तो ऊसर कहेंगे, ऊसर कौन सी भाषा का शब्द है? तो ऊसर कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। लवणीय क्षारीय मृदाओं को ऊसर मृदा कहेंगे, और ऊसर कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये संस्कृत भाषा के उष्ट्रा शब्द से लिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊसर शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के उष्ट्रा शब्द से हुई है। अब यहां बात करें दोस्तों, उष्ट्रा का अर्थ क्या है? उष्ट्रा का अर्थ क्या है? USTRA। उष्ट्रा का अर्थ क्या है? तो क्या होगा? बंजर। क्या होगा? बंजर। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में, भाई ऊसर शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई, तो ऊसर शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के उष्ट्रा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ बंजर है। तो मैं यहां समझाने जा रहा हूं, इसको भी आप लिख लेना, अभी मैं लिखा भी दूंगा। तो दोस्तों यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं, जो मैंने अभी बताया कि भाई लवणीय क्षारीय मृदाओं को ऊसर मृदा कहते हैं ना, ऊसर कहते हैं, जो संस्कृत भाषा के उष्ट्रा शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है? बंजर। तो ये बात तो आपके सामने आ गई। अब देखो ये क्लासिफिकेशन है जो लवणीय क्षारीय मृदाओं का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को अच्छे से समझना। और कोई भी अगर लाइन समझ में नहीं आती, अगर किसी को कोई भी डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देके पूछ सकते हैं। ओके। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे लवणीय मृदा की। लवणीय मृदा को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैलाइन सॉइल। क्या कहते हैं? सैलाइन सॉइल। अब आपकी क्वेश्चन आ गया, परिभाषा जो आपको मैं बता देता हूँ। लवणीय मृदा वह मृदा होती है जो आपने 12th में पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ। लवणीय मृदा वह मृदा होती है जिसमें संतृप्त निचोड़ की विद्युत चालकता मतलब बोले तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसे अपन शॉर्ट में बोलेंगे EC। तो लवणीय मृदा वह मृदा होती है
जिसमें संतृप्त निचोड़ की विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमेंस से अधिक, 4 डेसीसाइमेंस से अधिक, पीएच मान 8.5 से कम तथा विनिमयशील सोडियम की मात्रा 15% से कम होती है, उसे क्या कहते हैं? लवणीय मृदा कहते हैं। तो दोस्तों ये परिभाषा हो गई। लवणीय मृदा वह मृदा होती है जिसमें संतृप्त निचोड़ की विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमेंस से, ये डेसीसाइमेंस इसकी यूनिट होती है, और कितने डिग्री टेम्परेचर पे? वो 25 डिग्री टेम्परेचर पे। लवणीय मृदा वह मृदा है जिसकी संतृप्त निचोड़ की विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमेंस से अधिक, पीएच मान 8.5 से कम और विनिमयशील सोडियम की मात्रा 15% से कम होती है, उसे लवणीय मृदा कहते हैं। अब लवणीय मृदा को सफेद ऊसर मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लवणीय मृदा को सफेद ऊसर मृदा भी कहते हैं। तो लवणीय मृदा को सफेद ऊसर मृदा किसने कहा? हिलगार्ड ने कहा। किसने कहा? हिलगार्ड ने कहा। और सोलमचौक किसने कहा? गैद्रोइज ने कहा। ये क्वेश्चन नोट कर लेना। लवणीय मृदा को सफेद ऊसर मृदा हिलगार्ड ने कहा और सोलमचौक गैद्रोइज नामक वैज्ञानिक ने कहा। अब देखो यहां बात करते हैं, जैसे पंजाब राज्य है, पंजाब में लवणीय क्षारीय मृदाओं को, लवणीय मृदा को रेह, थर और बारबरी भी कहते हैं। रेह, थर और बारबरी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लवणीय मृदा को पंजाब में रेह, थर या बारबरी भी कहते हैं, तो नोट कर लेना। अब देखो दूसरी बात करेंगे क्षारीय मृदा। तो क्षारीय मृदा में क्या होगा? वही संतृप्त निचोड़ की विद्युत चालकता, यहाँ जो 4 डेसीसाइमेंस से अधिक थी, यहाँ पे 4 डेसीसाइमेंस से कम, और पीएच मान 8.5 से अधिक, और ईएसपी भी क्या हो जाएगा? 15% से कम हो जाएगा। एक सिंपल सा फंडा ध्यान रखना, अगर यहाँ पे क्षारीय मृदा में जैसे 4 डेसीसाइमेंस से कम हो गया तो पीएच मान और ईएसपी दोनों अधिक हो जाएंगे। देखो अल्टरनेट यहाँ पे भी यही हो रहा है। और लवणीय क्षारीय मृदाओं में क्या होता है? तीनों ही अधिक होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी अधिक है 4 से, पीएच मान भी 8.5 से अधिक है, और ईएसपी भी 15% से अधिक है। तो दोस्तों यहाँ क्षारीय मृदा को और किस नाम से जाना जाता है वो भी मैं बता देता हूँ। क्षारीय मृदा को अपन काली ऊसर मृदा भी कहते हैं। क्षारीय मृदा को काली ऊसर मृदा भी कहा जाता है। इसके अलावा और क्या कहा जाता है? सोलोनेटेज, सोलोनेटेज। क्षारीय मृदा को सोलोनेटेज मृदा भी कहते हैं, या इसके अलावा अपन सोडिक सोइल भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना और स्टार भी लगा लेना। सोडिक सोइल, सोडिक सोइल किसे कहा गया है? तो क्षारीय मृदा को सोडिक सोइल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि क्षारीय मृदा में सबसे ज्यादा सोडियम आयंस की अधिकता होती है, इसलिए क्षारीय मृदा को सोडिक मृदा भी कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से सोडिक मृदा है तो कौन सी होगी? क्षारीय मृदा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे लवणीय क्षारीय मृदा। तो लवणीय क्षारीय मृदा को क्या कहते हैं? भूरी ऊसर मृदा भी कहते हैं। लवणीय मृदा को सफेद ऊसर मृदा, लवण साल्ट कैसा होता है? सफेद, तो सफेद ऊसर मृदा लवणीय मृदा को। क्षारीय मृदा को काली ऊसर, सोडिक सोइल और सोलोनेटेज मृदा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों ही। नेक्स्ट बात करेंगे लवणीय क्षारीय मृदा को अपन भूरी ऊसर मृदा भी कहते हैं। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं। लवणीय क्षारीय मृदा को अपन क्या कहेंगे? सोलोडाई, सोलोडाई मृदा भी कहते हैं। निम्न में से सोलोडाई मृदा का उदाहरण है तो लवणीय क्षारीय मृदा। डैश लवणीय क्षारीय, लवणीय वही क्षारीय आ गया तो दोनों अलग हो गई, लेकिन ऐसे डैश आ रहा है तो दोनों में एक ही है। ये लवणीय क्षारीय मृदा एक ही है। अब देखो सोलोडाई को कैसे याद? एक तो सोलोडाई होता है, एक सोलोनेटेज होता है। सोलोनेटेज, दोनों में कंफ्यूज होगे। 100% याद करोगे लेकिन कंफ्यूज होगे। वो कंफ्यूज मैं आपको दूर करने के लिए तरीका बता देता हूँ। लवणीय क्षारीय दो आ रहे हैं नाम, लवणीय व क्षारीय। तो डाई, डाई मीन्स दो, तो सोलोडाई तो किसमें हो गया? लवणीय क्षारीय मृदा में, और सोलोनेटेज बच गया वो क्षारीय मृदा में, क्योंकि कंफ्यूज तो इन दोनों में ही हो गए ना। तो डाई मीन्स दो, तो लवणीय क्षारीय दोनों साथ किस में आ रहे हैं? लवणीय क्षारीय मृदा में। तो सोलोडाई मृदा तो लवणीय क्षारीय को, और बच गया सोलोनेटेज वो क्षारीय मृदा को। तो दोस्तों अब ये तो बात हो गई मोटी मोटी नाम की। अब जैसे आप लोग ये अधिक कम ये याद कैसे करोगे? इनमें कंफ्यूज होगे। वहां कभी भी एग्जाम में ये नहीं आता कि 4 से अधिक, ये 4 डेसीसाइमेंस से अधिक है तो एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, ऐसे लिखा हुआ नहीं है कि 4 डेसीसाइमेंस से अधिक, ऐसे कभी भी नहीं आता। ये निशान आएगा, ये एरो का निशान ये आएगा, तो 4 डेसीसाइमेंस से अधिक, ये 4 डेसीसाइमेंस से कम, तो से कम हो गया, ये से अधिक, से अधिक आएगा। तो याद रखना अधिक से अधिक। देखो इधर कितनी स्पेस है, 4 से इधर मुख खुला हुआ है इसका, तो इधर देखो स्पेस, तो से अधिक, खूब प्लॉट खाली पड़ा है तो से अधिक। अब इधर देखो ये एरो का निशान आ रहा है, यहाँ 4 आ गया तो बीच में
कम जगह बच रही है, मतलब इधर 4 आ गया, इधर एरो का, तो जगह कम, से कम और से अधिक, प्लॉट खाली पड़ा है तो से अधिक जगह पड़ी है अपने पास। ऐसे याद रखने का तरीका है ये कोई वैसे किताबों में नहीं लिखा हुआ ये याद करने का तरीका। तो से अधिक और से कम, स्पेस कम है तो से कम, याद रखना, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, अच्छे से याद करना और 100% क्वेश्चन आएगा यहाँ से। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये लवणीय क्षारीय मृदाओं की मैंने परिभाषा बता दी है, परिभाषा नहीं बताऊंगा, बनने का कारण भी बता दिया है, लवणीय मृदा को क्या कहते हैं वो भी बता दिया, क्षारीय और लवणीय क्षारीय को भी क्या कहते हैं, ये तीनों बातें मैंने बता दी है। अब अपन बात करते हैं जो आगे नेक्स्ट बात करेंगे अपन, अब दोस्तों जो अपन नेक्स्ट बात कर रहे थे यहाँ पे कि जो लवणीय क्षारीय मृदाओं में जल विलय, लवणीय क्षारीय मृदाओं में जल विलय सोडियम की आयन की जो सांद्रता होती है, जो सांद्रण प्रतिशत होता है वो 0.1% से अधिक होता है। लवणीय क्षारीय मृदाओं में जल विलय सोडियम लवणों का सांद्रण 0.1% से अधिक होता है। अब 0.1% से अधिक अगर सोडियम लवण का सांद्रण होगा जिससे पौधे लवणीय मृदा से जल को अवशोषित नहीं कर पाते हैं, जिससे पौधे लवणीय मृदा से जल को आसानी से अवशोषित नहीं कर पाते हैं। तो जो सांद्रण प्रतिशत है वो 0.1% से अधिक होने पे जल को अवशोषित नहीं कर पाते, ये भी बात ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट बात करेंगे लवणीय क्षारीय मृदाओं का सुधार कैसे करेंगे। तो दोस्तों मैं एक छोटी सी पहले यहाँ बात बता देता हूँ, लवणीय मृदा के सुधार के लिए अपन कल्चरल प्रैक्टिसेज करेंगे, ये बात ध्यान में रखना, और क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए रासायनिक उपाय करेंगे। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। लवणीय मृदा में सिर्फ और सिर्फ कल्चरल प्रैक्टिसेज, कोई भी किसी प्रकार का कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लवणीय मृदाओं का सुधार करेंगे तो भौतिक या यांत्रिक उपाय में सबसे पहले नंबर 1 अपक्षालन या निक्षालन, जिसे अपन लीचिंग बोलते हैं। तो लीचिंग में क्या होता है, कोई भी अपना खेत है जो साल्ट इफेक्ट हो रहा है इसके ऊपर, जैसे अपना कोई खेत है उसमें अगर साल्ट की मात्रा ज्यादा है, लवण प्रभावित मृदा है, तो उस खेत में पानी भर देंगे अपन, और पानी भरने के बाद में क्या करेंगे, क्या होगा पानी भरने के बाद में कि जो भी उसमें आयन है, सोडियम आयन्स है, जो भी कोई क्षारीय लवण है या कोई साल्ट की मात्रा ज्यादा है वो पानी के साथ घुलेगी और घुल के क्या होगा नीचे की परतों में निक्षालित हो जाएगी। इस क्रिया को अपन निक्षालन बोलते हैं, जिससे साल्ट की मात्रा कम हो जाएगी खेत में। दूसरा है फ्लडिंग। फ्लडिंग क्या होता है, फ्लड यानी बाढ़। तो फ्लडिंग का अर्थ क्या होगा या फ्लडिंग से क्या होगा, फ्लडिंग क्रिया से तो खेत में अतिरिक्त जल को पानी के तेज बहाव के साथ खेत से लवणों को बाहर निकालना। जैसे अपना कोई भी खेत है उसमें जैसे फव्वारा के माध्यम से अपन पानी को खूब तेज छोड़ेंगे, अब खेत में खूब तेज पानी छोड़ेंगे तो उसमें देखो आपने कई बार देखा होगा, अगर अपन खेत में खुला पानी चलाते हैं तो उसमें एक झाग से दिखाई देते हैं, वो झाग क्या है, साल्ट ही है। अगर वो झाग दिखाई दे रहे, वो साल्ट दिखाई दे रहे, पानी के तेज बहाव के साथ उनको बाहर निकाल देंगे खेत से, उस क्रिया को क्या बोलते हैं अपन, फ्लडिंग बोलते हैं। पानी के तेज बहाव के साथ लवणों को घोलकर खेत से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, फ्लडिंग कहलाती है। नेक्स्ट आएगा खाई खोदकर। खाई खोदना मतलब ट्रेंचिंग क्रिया। अपन खेत में जगह जगह जो भी पहाड़ी इलाके हैं, ट्रेंच जो पहाड़ी इलाके वाले क्षेत्र वहां पे जगह जगह गड्ढे बना देंगे, जगह जगह गड्ढे बनाएंगे तो ढलान के अकॉर्डिंग पानी आएगा। अब लवण को लेंगे पानी के साथ और लवण घुल के उस गड्ढे में गिर जाएंगे, इसलिए भी साल्ट की मात्रा कम हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं जल निकास। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकाल कर भी अपन लवणों की मात्रा को कम कर सकते हैं। और नेक्स्ट है लवणों को खुरचना। अपन कई बार देखते हैं अपन साल्ट प्रभावित जो मृदा होती है, ऊपरी परत होती है, जो ऊपरी पपड़ी होती है वो कठोर हो जाती है एकदम, जो भी लवणीय मृदा होती है उसकी परत जो है कठोर हो जाती है और उसमें साल्ट की मात्रा दिखाई देती है, साल्ट सफेद सफेद चकते से दिखाई देते हैं, धब्बे दिखाई देते हैं। तो उसको कैसे दूर करेंगे, ऊपरी जो 10 सेंटीमीटर की परत होती है उसको खुरपी के माध्यम से खुरचकर खेत से बाहर निकालने की क्रिया को अपन जैसे लवणों को खुरचकर भी अपन कम कर सकते हैं। मतलब ऊपरी 10 सेंटीमीटर परत को खुरचकर भी अपन खेत से बाहर निकालेंगे, जिससे भी लवण की मात्रा को कम कर सकते हैं और लवणीय मृदा का सुधार कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक भौतिक या यांत्रिक उपाय। नेक्स्ट नंबर 2 बात करेंगे जैविक या कर्षण क्रिया द्वारा। तो जैविक विधि में जैविक खादों का प्रयोग करेंगे। अब लवणीय मृदा में जैविक खादों के प्रयोग करने से लवणीय मृदा का सुधार क्या होगा, क्यों होगा और कैसे होगा। तो जैविक खादों का प्रयोग करेंगे। अब जैविक खादों का प्रयोग करेंगे तो एक तो वायु संचार बढ़ेगा और एक जल संचार बढ़ेगा। तो जल संचार बढ़ेगा तो नीचे की परतों में लीचिड होकर साल्ट अपने आप ही कम हो जाएगा, क्योंकि वो तो नीचे की परतों में लीचिड हो जाएगा। तो एक बात तो ये होगी जैविक खादों के प्रयोग से। अब जैविक खादों के प्रयोग में जैसे बात करें कि डेचा का प्रयोग करें। अब डेचा का प्रयोग क्यों करें, डेचा कौन सी प्रकृति का होता है दोस्तों, अम्लीय प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का, अम्लीय प्रकृति का। और यहाँ तो साल्ट की मात्रा ज्यादा हो रही है, लवण की मात्रा
अगर अपन अम्लीयता बढ़ाएंगे तो अपने आप साल्ट कम हो जाएगा। तो जैविक खादों में सबसे मेन इंपॉर्टेंट उदाहरण क्या है? ढेंचा। और ढेंचा कौन सी प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का। ढेंचा का बॉटनिकल नेम क्या है? सस्पेनिया रोबस्टाटा। क्या होता है? सस्पेनिया रोबस्टाटा। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे जैविक खादों में, जैविक विधि में बीज दर। बीज दर अधिक रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि लवणीय मृदा में अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक लाइन बताई थी कि ऊपरी परत कठोर हो जाती है और साल्ट के छोटे छोटे चकते दिखाई देते हैं। अब ऊपरी परत कठोर हो गई तो बीजांकुरण कम होगा या ज्यादा? कम होगा। अब बीजांकुरण कम होगा तो अपन पहले से ही 15 से 20% अधिक बीज डालें ना भाई। जहां 100 बीज डाल रहे हैं वहां पे 120 से 125 डाल दें, 115 से 120 बीज डालेंगे तो 100 तो अपने आप उगेंगे ना। तो बीज दर सामान्य से कितनी अधिक रखेंगे? 15 से 20% अधिक रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि लवणीय मृदाओं में बीजांकुरण प्रतिशतता कम होती है, इसलिए बीज दर 15 से 20% अधिक रखते हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट बात करेंगे लवण सहनशील किस्मों का उगाना। जैसे गेहूं की कल्याण सोना, राज 3077, खारचिया 65, इन किस्मों का अधिक से अधिक प्रयोग करें लवणीय मृदाओं में। इससे अपना जो उपज है और उत्पादकता है, जो उत्पादन प्रतिशतता है, वो कम नहीं हो। नेक्स्ट बात करेंगे जौ में। तो जौ में जैसे BL2 का दूसरा नाम है जैसे बिलाड़ा 2 और जैसे RD 37, ये किस्म का चयन करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे धान। तो धान जो है लवणीयता के प्रति मध्यम सहनशील है। धान की जो फसल है लवणीयता के प्रति मध्यम सहनशील है। अब इसमें अगर किस्मों की बात करेंगे तो जैसे बात करें जया, सूर्या, लूनीश्री, पद्मा, और जैसे बात करें IR8 पद्मा, जया के बाद में सूर्या और लूनीश्री, इन किस्मों का अधिक से अधिक चयन करें लवणीय मृदाओं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट अपन पढ़ेंगे इस लवणीय मृदा को सुधारने के लिए ही, वो है लवण सहनशील फसलों का चयन करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लवण सहनशील फसलों का चयन करना। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे लवणीय फसलों को उगाना। तो लवण सहनशील फसलें कौन सी हैं? जैसे फसलों में बात करेंगे जैसे उच्च लवण सहिष्णु। सहिष्णु का अर्थ होता है सहनशील। तो जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक लवण सहनशील फसल पूछे तो जो आएगा, और सर्वाधिक लवण सहनशील फल और रस पूछे तो खजूर आएगा। खजूर ऑप्शन में नहीं रहे तो फालसा या फिर आंवला, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक लवण सहनशील फसल पूछे जो और फल और रस पूछे तो खजूर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मध्यम लवण सहनशील। तो मैंने अभी बताया कि धान लवणता के प्रति मध्यम लवण सहनशील है, तो मध्यम लवण सहनशील धान, जवार, बाजरा, मक्का। नेक्स्ट न्यूनतम में सनई, उड़द, मूंग, मटर, चना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चारे वाली फसलों में रोडस घास और सेवण घास, ये उच्चतम है। मध्यम में क्या आएगा? सुडान घास, बरसीम, सेंजी, रिजका और जवार। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूनतम में गंवार। साग वाली में चुकंदर, पालक, मूली, सलजम, ये तो उच्चतम है। मध्यम में पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर और गाजर, प्याज। और यहाँ पे बात करेंगे न्यूनतम में और सेम और मूली। नेक्स्ट लास्ट फल और रस में उच्चतम तो आएगा खजूर, फालसा और आंवला। और यहाँ पे मध्य में अनार, जैतून, अंजीर, अंगूर, अमरूद, आम, केला आदि। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूनतम में नाशपाती, सेब, नारंगी, बादाम, नींबू और स्ट्रॉबेरी। ये जो न्यूनतम वाली नाशपाती, सेब, ये टेम्परेट रीजन में, मतलब जो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले जो एरिया क्षेत्रफल है वहां पे ये पौधे न्यूनतम लवण सहनशील होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे जो आएगा, ये तो आ गया लवण मृदाओं को सुधारने का तरीका, जिसमें अपन ने यांत्रिक भौतिक अपनाया, जैविक या कर्षण अपनाया, या जो लवण सहनशील किस्म है वो अपनाया, और लवण सहनशील फसलें उगाकर भी अपन लवणीयता को सुधार रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा क्षारीय मृदाओं का सुधार। नेक्स्ट पॉइंट होगा वो क्षारीय मृदाओं का सुधार। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट बात कर रहे थे अपन जो क्षारीय मृदा के सुधार में, क्षारीय मृदाओं के सुधार में सबसे पहले अपन जिप्सम का प्रयोग करेंगे। जो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4.2H2। अब जिप्सम में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। तो क्षारीय मृदा का सुधार कैसे कर रहा है जिप्सम में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। और कैल्शियम का कार्य क्या है? जिप्सम क्या करेगा? पानी के साथ घुलेगा। जैसे अपन खेत में जिप्सम का प्रयोग करेंगे, खेत में उसको इरिगेटेड करेंगे, सिंचाई जल देंगे, और सिंचाई जल लगातार देंगे 4-5 दिन तक। अब सिंचाई जल देने से क्या होगा? कैल्शियम जो आयन है वो सोडियम आयन के साथ क्रिया करेगा, क्योंकि क्षारीय मृदा में सोडियम आयन की अधिकता होती है, तभी तो उसे सोडिक सॉइल का। तो सोडियम आयन के साथ क्रिया करके कैल्शियम आयन, जो सोडियम आयन है, उसको नीचे की परतों में लीचित करवा देगा।
ठीक है। तो कैल्शियम जो जिप्सम है उसका कार्य क्या है, क्षारीय मृदा को सुधारना। इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4.2H2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करें जो कैल्शियम है, जिप्सम में कैल्शियम कितना होता है, 29.2% होता है। कितना होता है, 29.2% कैल्शियम होता है। और जो सल्फर होता है वो 18.6% होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिप्सम में जो कैल्शियम होता है वो 29.2% और जो सल्फर होता है वो 18.6% होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो अपने भारत की बात करें, भारत में सबसे ज्यादा जो जिप्सम उत्पादन होता है वो राजस्थान में होता है। भारत में सबसे ज्यादा जिप्सम उत्पादन राजस्थान में होता है और राजस्थान के भी नागौर व बीकानेर जिले में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नंबर 2 सल्फर का। सल्फर बोले तो गंधक का प्रयोग करके, ठीक है। तो सल्फर या गंधक, अब देखो यहाँ पे जिप्सम का कितना प्रयोग करें, प्रति हेक्टेयर 10 से 25 टन, और जिप्सम ये सल्फर या गंधक का 2 से 5 टन प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। 2 से 5 टन प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आयरन पायराइड्स का प्रयोग करके। ये आयरन पायराइड्स होता क्या है, आयरन पायराइड्स में भी सल्फर पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है, 22%। कितना परसेंट, 22% सल्फर पाया जाता है। अब ये आयरन पायराइड्स होता क्या है, ये तीन खनिज पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थों का एक मिश्रित रूप है। खनिज पदार्थों का एक मिश्रित रूप है जिसमें आयरन, गंधक, सल्फर युक्त खनिज होते हैं। क्या क्या होते हैं, आयरन, सल्फर, गंधक युक्त खनिज होते हैं जो क्या करते हैं, लवणीय मृदा में सोडियम आयंस को कम करने का कार्य करते हैं। लवणीय मृदा में सोडियम आयंस को कम करने का कार्य करते हैं। अब ये जो आयरन पायराइड्स है जिसमें 22% सल्फर है, तो ये सल्फर भी क्या कार्य करता है, वो भी मैंने बताया कि सोडियम जो आयंस है उसको कम करने का कार्य करता है। तो दोस्तों लवणीय मृदा को सुधारने के लिए तो अपन सारे भौतिक जो क्रियाएं हैं वो अपनाए हैं, और क्षारीय मृदा के सुधारने के लिए रासायनिक उपयोग किए हैं जिसमें जिप्सम का प्रयोग, सल्फर का और आयरन पायराइड्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आपके जेट में भी, आज के 2 साल पहले जब जेट का एग्जाम आता उसमें क्वेश्चन आया था कि क्षारीय मृदा को सुधारने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, तो जिप्सम का प्रयोग, जिसमें ऑप्शन था जिप्सम का प्रयोग, लवणों को कुचलना, या फिर जैसे फ्लडिंग, या फिर निक्षालन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है, लवणीय क्षारीय मृदाएं। तो अपना प्रॉब्लमेटिक सॉइल का टॉपिक कंप्लीट है जिसमें अम्लीय मृदा हो गया, लवणीय क्षारीय मृदा हो गया, मैंने पीएच मान के अकॉर्डिंग भी बता दिया है और सुधार का तरीका भी बता दिया है। दोस्तों वीडियो आराम से देखते रहना, अच्छा लगे तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देके पूछ लेना। थैंक यू।